नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिसिज्म और नियो क्लासिसिज्म। एक बड़ी ही एक्टिव लर्नर हैं जो चैनल पे जुड़ती हैं, जागृति सिंह। कहाँ से हैं मुझे नहीं पता, बट उनके जितने भी प्रश्न आते हैं बड़े अच्छे होते हैं और लगभग वो सारे वीडियोस पूरा देखती हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न करती हैं। और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूं, भले ही 1 या 2 दिन का समय ले ले। तो उनके 2 प्रश्न आए थे। एक था क्लासिसिज्म, नियो क्लासिसिज्म क्या है, ठीक ना, इसमें कौन से राइटर हैं, कब इसका एग्जैक्ट टाइम है, कैसे ये इमर्ज हुआ। तो इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर जो है इस वीडियो में हम लोग करेंगे। एक दूसरा प्रश्न उनका और है, बड़ा ही रोचक प्रश्न था। किसी भी लर्नर के माइंड में ये प्रश्न आ सकता है कि आखिर कोई क्रिटिक किसी वर्क को किस तरीके से क्रिटिसाइज करता है। तो इस पर एक दूसरा वीडियो हम लेकर के आएंगे, वो भी छोटा सा वीडियो होगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आइए चलते हैं क्लासिसिज्म या नियो क्लासिसिज्म पर, ठीक है। तो ये हम लोग बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से चीजों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे, आपको यहाँ पर 3-4 नाम दिखाई दे रहे होंगे। एक पहला दिख रहा होगा नियो क्लासिकल एज, नियो क्लासिसिज्म, क्लासिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। और यहीं पर आपको 2-1 नाम और जुड़ जाते हैं जिसको कहते हैं द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। तो ये सारे जो नाम हैं कहीं ना कहीं घूम फिर करके एक ही चीज को डिनोट करते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो क्लासिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो एक्चुअली क्या है, नियो क्लासिसिज्म है। मींस दिस इज द कॉपी ऑफ एक्चुअल क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म कहाँ हुआ था, ग्रीक लिटरेचर में था, ठीक है। ग्रीक लिटरेचर जो कि क्लासिक्स थे, वहां पर जो क्लासिक राइटर हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, होमर, ठीक है, ये सारे जो राइटर्स हैं वो क्लासिक्स हैं और उनकी जो राइटिंग स्टाइल है उसको क्लासिक कहा जाता है। तो इनको क्या किया गया, कॉपी करने की कोशिश की गई। ये जो क्लासिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर है, इसको कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग कई पार्ट्स में बांटते हैं। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि क्लासिसिज्म क्या है, यहां पर आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दिख रही होगी कि द फॉलोइंग द एंशिएंट ग्रीक और रोमन प्रिंसिपल्स एंड स्टाइल इन आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हटूं तो आपको पूरा दिखेगी, ठीक है। द फॉलोइंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक और रोमन प्रिंसिपल्स एंड स्टाइल इन आर्ट एंड लिटरेचर। मतलब क्या है कि क्लासिसिज्म जो है वो आर्ट या लिटरेचर में जो ग्रीक और रोमन प्रिंसिपल हैं, उनकी स्टाइल है, उसी को फॉलो करना क्या है, क्लासिसिज्म है। एक्चुअली इसको नियो क्लासिसिज्म कहा गया या फिर क्लासिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर कहा गया। आगे कहते हैं कि जनरली एसोसिएटेड विद हार्मनी, रेस्ट्रेंट एंड adherence to recognize standards of form and craftsmanship, especially from the Renaissance to the 18th century। इसकी कहीं ना कहीं बिगिनिंग अगर देखी जाए तो लोग कहते हैं कि रेनासा के बाद से ही इसकी बिगिनिंग हो जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसकी बिगिनिंग कहां से हुई, कहां से आया ये, ठीक है। तो इसकी बिगनिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं रोमन्स को फॉलो करने का काम रेनासा से ही बिगिन हुआ था। रेनासा कब आता है, रेनासा आता है ट्यूडर डायनेस्टी के लगभग 15th सेंचुरी के एंड में, ठीक है। 15th सेंचुरी का जो एंड पार्ट था, ट्यूडर डायनेस्टी का टाइम जो था, इंग्लैंड में रेनासा पहुंचता है। वहां से कहीं ना कहीं जो ये ग्रीक राइटर्स हैं, रोमन राइटर्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलने लगता है। क्योंकि जो ट्रेजेडी लिखी गई, कॉमेडी लिखी गई और जो तमाम चीजें डेवलप हुई, उनमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इन ग्रीक राइटर्स का आपको देखने को मिलता है। क्योंकि जो ट्रेजेडी थी, गार्बुडक लिखी गई, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर लिखी गई, और जो दूसरी कॉमेडी थी जिसको हम लोग कहते हैं गैमर गर्टन्स नीडल, उन सब की कहीं ना कहीं जो कॉपी है, उनका सबका सोर्स जो है वो कहीं ना कहीं से ग्रीक लिटरेचर है, वहीं से वो इंस्पायर होकर के लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं बिगनिंग इसकी बहुत पहले से थी। बट कोई एज हम लोग कब मानते हैं, कोई मूवमेंट हम लोग कब मानते हैं, जब कोई चीज प्रोमिनेंट हो जाती है। किसी चीज का प्रोमिनेंट होना ही उस एज को हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे हमने कहा था कभी कि एलिजाबेथन में भी रोमांटिक स्पिरिट थी,
लेकिन सारी चीजें नहीं थी, प्रोमिनेंट नहीं थी। लेकिन जब वो प्रोमिनेंट हो गई उसको हम लोगों ने क्या कहा, रोमांटिक एज कहा। इसी तरीके से क्लासिसिज्म प्रोमिनेंट नहीं था। प्रोमिनेंट कब हुआ है, वो 18th सेंचुरी आते आते प्रोमिनेंट हुआ है, ठीक है। तो बिगनिंग तो कहीं ना कहीं हो चुकी थी। बेन जॉनसन को कहीं ना कहीं क्लासिसिस्ट माना जाता है, ठीक है, लेकिन वो उस तरीके का क्लासिसिस्ट नहीं था जिस तरीके का एक्सट्रीम लेवल 18th सेंचुरी के आते आते आया। तो जो पूरा टाइम है इसका, उस टाइम को कहीं ना कहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आगे कह रहे हैं कि इन इंग्लैंड न्यू क्लासिसिज्म फ्लॉरिस्ड रफली between 1660 when the Stuarts returned to the throne, मीन्स कि जब चार्ल्स सेकंड थ्रोन पर लौटे, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुआ कब, इन द ईयर 1660। वहां से लेकर के 1798 तक का जो पूरा का पूरा टाइम है उसको न्यू क्लासिसिज्म के फ्लोरिशमेंट का टाइम माना जाता है। कहीं ना कहीं जो इसकी बिगनिंग है वो 1660 के आसपास से एक तरीके से होने लगी थी। क्यों? क्योंकि ड्राइडन को भी क्लासिसिस्ट माना जाता है और ड्राइडन के अंदर वो सारे एलिमेंट्स दिखते हैं। ड्राइडन ने भी खूब सारे सटायर्स लिखे, ड्राइडन ने खूब सारा क्राफ्टमैनशिप पर काम किया, ड्राइडन ने खूब सारा जो है हीरोइक कपलेट को कॉपी किया, हीरोइक कपलेट में लिखा, तो वो सारी चीजें वहां से अवेलेबल थी, ठीक है। और ये कब तक चलती है, 1798 तक, जब कहा गया कि रोमांटिसिज्म प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है। तो जो ये टाइम है कहीं ना कहीं अगर हम लोग प्रॉपरली एक टाइम पीरियड देखें न्यू क्लासिसिज्म का, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट न्यू क्लासिसिज्म स्पैन्स फ्रॉम 1660 टू 1798, बट प्रोमिनेंस पूरे टाइम में नहीं रहा। इसीलिए 1660 से 70 तक के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, यहां तक के टाइम को हम लोग रेस्टोरेशन एरा कहते हैं, आगे जो है न्यू क्लासिसिज्म कहते हैं, ठीक। और फिर और आगे जब वो डिक्लाइन होने लगा तो उसको हम लोग प्री रोमांटिक कहते हैं। यानी कि कभी भी कोई टेंडेंसी अचानक से ना तो खत्म होती है और अचानक से ना तो शुरू होती है, उसकी शुरुआत होती है, धीरे 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 वो बढ़ती जाती है, और जो दूसरी प्रोमिनेंट चीज होती है वो घटती जाती है, और घटती जाती तो जो बढ़ रही थी वो फिर प्रोमिनेंट हो जाती है। जब वो प्रोमिनेंट हो जाती है तो वो घटना शुरू होती है, दूसरी बढ़ना शुरू होती है, तो जो प्रोमिनेंट होती है उसका एज आ जाता है। ठीक वैसे समझिए जैसे रेस्टोरेशन एरा था, वहां से जो क्लासिसिज्म है वो बढ़ना शुरू होती है, 18th सेंचुरी के बिगिनिंग पार्ट में आकर के प्रोमिनेंट हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं न्यू क्लासिकल एरा, ऑगस्टन एज। और उसी के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, 18th सेंचुरी के सेकेंड पार्ट में डिक्लाइन पर आती है, रोमांटिसिज्म की स्पिरिट्स बिगिन होने लगती हैं, जिसको हम लोग प्री रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो प्री रोमांटिसिज्म बढ़ रहा था, न्यू क्लासिसिज्म घट रहा था, और 1798 आते आते क्या हुआ, रोमांटिसिज्म ऊपर चला गया और न्यू क्लासिसिज्म नीचे आ गया, यानी कि खत्म होने की कंडीशन में आ गया, और वहां से हम लोगों ने कह दिया भाई यहां से रोमांटिसिज्म बिगिन होता है, न्यू क्लासिसिज्म खत्म होता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको यह दिमाग में रखना है कि जो कोई भी टेंडेंसी है इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री में, आर्ट में, वो अचानक से बिगिन नहीं होती है, अचानक से खत्म नहीं होती है। तो एक समय से शुरू होती है, तब वो प्रोमिनेंट नहीं होती है, फिर प्रोमिनेंट होती है और फिर डिक्लाइन पर आती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो यही काम न्यू क्लासिसिज्म के साथ हुआ, और पूरा जो स्पैन ऑफ टाइम है उसको हम लोग 1660 से 1798 के बीच में रखते हैं। और इस टाइम को फर्दर हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें देखेंगे, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रिगार्डिंग इंग्लिश लिटरेचर, न्यू क्लासिकल एज इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। जो पूरा 1660 से 1798 तक का टाइम है उसको टिपिकली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हुआ 1660 से 1700, जिसको कहा गया रेस्टोरेशन एज, ये इसका बिगिनिंग पीरियड था। फिर ऑगस्टन एज आता है 1700 से 1750, यानी कि अर्ली 18th सेंचुरी, जहां पर न्यू क्लासिसिज्म या क्लासिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर वाज एट इट्स प्रोमिनेंस, जहां पर ये अपने प्रोमिनेंस पर होता है, और इसको ऑगस्टन एज कहते हैं हम लोग, ऑगस्टन एज या न्यू ऑगस्टन एज, ठीक है। और फिर इसका डिक्लाइन पीरियड आता है 1750 से 1798 तक, 1750 से 1798 तक, और इस एज को हम लोग एज ऑफ जॉनसन कहते हैं, क्योंकि यहां प्रोमिनेंस कौन थे, डॉक्टर जॉनसन प्रोमिनेंट थे और प्री रोमांटिसिज्म प्रोमिनेंट था। तो धीरे धीरे न्यू क्लासिसिज्म डिक्लाइन पर था। तो ठीक वैसे ही जो ग्राफ ऐसे उठता है और ऐसे गिर जाता है, तो
मुझे उम्मीद है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको एग्जैक्टली समझ आ रहा होगा। आगे अगर बात करें तो इसमें एक खास बात क्या हुई कि दैट इज न्यू क्लासिज्म मॉडल्ड देयर वर्क्स ऑन क्लासिकल टेक्स्ट एंड फॉलोड वेरियस एस्थेटिक वैल्यूज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन एंशियंट ग्रीक एंड रोम। एक्चुअली में क्या हुआ, ये लोग जो है किन एस्थेटिक वैल्यूज को फॉलो करते थे, जो क्लासिसिस्ट थे वो जो क्लासिकल टेक्स्ट थे उनकी जो एस्थेटिक वैल्यूज थी, उनका जो राइटिंग स्टाइल था, उनका जो फॉर्म एंड मीटर था, उसको फॉलो करने की कोशिश करते थे। लेकिन कभी भी समझिए कि किसी को आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो 100% मामला नहीं बन सकता है। तो वही समस्या इन लोगों के साथ भी हुई। इन्होंने फॉर्म को कॉपी कर लिया बट दे कुडंट मैच द कंटेंट। ठीक है, ये लोग फॉर्म को कॉपी किए, वही इपिक स्टाइल कॉपी की, उन्होंने हीरोइक कपलेट कॉपी किया, बट उस कंटेंट को मैच नहीं कर पाए। जितनी एलिवेटेड काइंड ऑफ लिटरेचर, जितना एलिवेटेड काइंड ऑफ कंटेंट उनके लिटरेचर का हुआ करता था, उनके आर्ट का हुआ करता था, उस काइंड का कंटेंट इन्होंने डेवलप नहीं किया। यानी कि उनका फॉर्म तो उन्होंने ले लिया क्लासिसिज्म का, और कंटेंट उनका उतना अच्छा नहीं रहा। तो ये था न्यू क्लासिसिज्म। इसमें और कुछ बातें जुड़ती हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि न्यू क्लासिसिज्म वाज इन अ सेंस अ रिसर्जेंस ऑफ क्लासिकल टेस्ट एंड सेंसिबिलिटी बट इट वाज नॉट आइडेंटिकल टू क्लासिसिज्म। मैंने क्या कहा कि ये टेस्ट और सेंसिबिलिटी में क्लासिक्स को फॉलो करने की कोशिश करते थे बट आइडेंटिकल नहीं था। आइडेंटिकल क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने बताया कि उन्होंने फॉर्म को फॉलो कर लिया, ठीक है, स्टाइल को फॉलो कर लिया, जो हीरोइक कपलेट है उसको फॉलो कर लिया, बट दे कुडंट मैच द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर को वो मैच नहीं कर पाए। और क्या हुआ, इन द रेस्टोरेशन एज इन द पोएट्री क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ हीरोइक कपलेट एंड द ओड बिकेम पॉपुलर। ठीक है, मैंने क्यों कहा भाई रेस्टोरेशन एज से ही इसकी बिगिनिंग हो जाती है। ओड काफी पॉपुलर हुए, हीरोइक कपलेट काफी पॉपुलर हुआ। ड्राइडन के टाइम से जो हीरोइक कपलेट्स थे वो लिखे जाने लगे। इसीलिए हम लोग जो एज की बात करते हैं ड्राइडन एंड पोप एक साथ करते हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो प्रोमिनेंस में आ गया। क्लियर? फिर आगे क्या हुआ, तो 17th एंड 18th सेंचुरीज क्या है, सिग्निफिकेंट क्लासिक राइटर्स कौन कौन से हैं इनको जरा देख लीजिए, क्योंकि राइटर का भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे पियरे कॉर्नेल, ठीक है, पियरे कॉर्नेल ये इंग्लिश राइटर नहीं थे। जीन रेंची ये भी इंग्लिश राइटर नहीं थे, दोनों फ्रेंच थे। ठीक है, इसके बाद जॉन ड्राइडन आते हैं, विलियम वाइचरली आते हैं, विलियम कॉन्ग्रीव आते हैं, जोनाथन स्विफ्ट आते हैं, जोसेफ एडिशन है, अलेक्जेंडर पोप है, वॉल्टेयर है, ठीक है, कार्लो गोल्डोनी है एंड फ्रेडरिक गॉटलिब क्लॉपस्टॉक है। ठीक है, ये कुछ मेन राइटर है जिसमें बेसिकली इंग्लिश के जो राइटर है उनको आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। जॉन ड्राइडन, विलियम वाइकरली, विलियम कॉन्ग्रीव, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिशन, अलेक्जेंडर पोप, ये ऐसे राइटर्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में न्यू क्लासिसिज्म से एसोसिएटेड है। तो न्यू क्लासिसिज्म की जो बिगिनिंग है वो 1660 से शुरू होती है। प्रोमिनेंस उसका कब आता है, 18th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में आता है, इसलिए उसको ऑगस्टन एज या न्यू ऑगस्टन एज या फिर एज ऑफ एनलाइटनमेंट या फिर एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं। वहां पर ये प्रोमिनेंस रहा। सेकेंड हाफ में आते आते ये लेस प्रोमिनेंट होने लगा। जो रोमांटिक स्पिरिट थी, जो एक रिवोल्ट की स्पिरिट थी अगेंस्ट न्यू क्लासिसिज्म, अगेंस्ट द सेट रूल, अगेंस्ट द सेट पैटर्न्स, ठीक है, वो जागने लगी। और जैसे जैसे रोमांटिक स्पिरिट जगती है और न्यू क्लासिसिज्म की जो स्पिरिट है वो डाउन होती जाती है, कमजोर होती जाती है, और फाइनली 1798 में जो वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन ईयर है, वहां आते आते क्रिटिक्स और हिस्टोरियंस का मानना है कि जो न्यू क्लासिक स्पिरिट थी वो पूरी तरह से लगभग डिक्लाइन पर मृतप्राय हो गई और एक नई स्पिरिट प्रोमिनेंस हो गई जिसको रोमांटिसिज्म कहा जाता है। तो ये था पूरा आपका क्लासिसिज्म या न्यू क्लासिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। आई होप आपके सारे डाउट्स, आपके क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपके भी मन में नए सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट आपके मन में है, निश्चित रूप से आप कमेंट में हमको लिखिएगा। सेम डे नहीं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसे भी हमको मौका लगेगा हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। पॉसिबल होगा तो वहीं कमेंट में देंगे, नहीं तो
अगर नहीं पॉसिबल हुआ, यानी कि आपका प्रश्न ऐसा है जिसमें हमें डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए, तो उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बनाने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। जैसे ये जो प्रश्न है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जागृति ने पूछा था, तो आज हम आपको ये वीडियो दे पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई प्रश्न आप पूछते हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे आपको। तो अगर छोटा उत्तर है, छोटी बात है, तुरंत कमेंट में लिखेंगे। अगर ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो उसका उत्तर निश्चित रूप से हम एक अलग वीडियो बना करके देंगे। उसके लिए आवश्यक अगर कहीं होता है तो हमें पीपीटी बनानी होती है, पीपीटी बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, और वीडियो रिकॉर्ड करने का भी समय चाहिए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है, इसलिए 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। लेकिन ये पक्का वादा है कि आपके प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे। उम्मीद करता हूं आपकी इस नियो क्लासिसिज्म से रिलेटेड समस्या का, शंका का समाधान हुआ होगा। और भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में लिखिएगा। दूसरा प्रश्न जो आपका है कि कोई क्रिटिक किसी वर्क को क्रिटिसाइज कैसे करता है, इस पर एक अलग वीडियो आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये वीडियो आपको जो थंबनेल दिख रहा है, ठीक है, हाउ डू क्रिटिक्स क्रिटिसाइज अ वर्क ऑफ लिटरेचर, ये छोटा सा वीडियो आपको इसके बाद मिलेगा। इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूं, और बहुत जल्दी ही ये वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें आपको कैसे कोई क्रिटिक किसी वर्क को क्रिटिसाइज करता है, क्या उसका तरीका होता है, क्या सारे प्रश्न होते हैं, कैसे वो करता है, वो सारी टेक्निक्स क्या है, कितने टाइप का क्रिटिसिज्म है, इन सब पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सो इस वीडियो में मिलते हैं, अगला वीडियो ये होगा, और इंतजार करते हैं आपके किसी नए प्रश्न का जो आपके मन में चल रहा है। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, उसको कमेंट में लिखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो समय से मिले, और एक जो हम लोगों का सिलसिला बना है बातचीत का, एक दूसरे से इंटरेक्शन का, वो चलता रहे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।